स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये हमारा अनुच्छेद 22 पर दूसरा वीडियो है, जिसमें आपको बताएंगे निवारक निरोध क्या है और निवारक निरोध और दांडिक निरोध में अंतर क्या होता है, और निवारक निरोध विधि के अधीन जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे क्या संवैधानिक उपचार प्राप्त हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। निवारक निरोध विधि और जो दांडिक निरोध है उसमें अंतर क्या है। चलिए देखिए, जो निवारक निरोध है ना, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब एक ऐसी विधि है जो व्यक्तियों को राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां होती हैं, जो राष्ट्र के विरुद्ध जो गतिविधियां होती हैं उन्हें करने से रोकने के लिए बनती हैं। और जो ये निवारक निरोध विधियां होती हैं, इनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, न कि उसको दंड देना है। अब इसमें अंतर देखते हैं, निवारक निरोध विधि में और दांडिक विधि में अंतर क्या होता है। जो निवारक निरोध विधि है और जो दांडिक विधि है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। निवारक और दंड, निवारक गिरफ्तारी जो होती है उसका उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना, ना कि उसको दंड देना। और जो दांडिक गिरफ्तारी होती है उसका उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को दंड दिलाना। सेकंड पॉइंट इसका, जो निवारक निरोध व्यक्ति होता है उसको किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता, यानी उस पर यह नहीं होता कि इसने ये अपराध किया है, बल्कि क्या होता है इसमें कि इसमें अगर एक आपको डाउट भी है तो उसके अधीन भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। पर जो दांडिक निरोध होता है वो किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है उसमें, और आरोप सिद्ध होने पर उसे दंडित किया जाता है, ट्रायल चलता है उसका। थर्ड पॉइंट, निवारक निरोध व्यक्ति केवल डाउट के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि जो दंडात्मक निरोध है वो पूरा ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद दंड मिलेगा, दंड के बाद उसको अरेस्ट वो डिटेन कर दिया जाएगा, दंड के बाद फिर उसको जेल भेज दिया जाएगा, वो अपना दंड भुगतेगा। और उसमें डाउट के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निवारक निरोध विधि के अधीन निरोध व्यक्ति को क्या क्या संवैधानिक उपचार है। तो ये जो निवारक निरोध विधि के अधीन जो गिरफ्तारी है वो अनुच्छेद 22 की उपधारा 4 से लेकर 7 तक है। तो उसमें जो संरक्षण बताए हैं वो उसके पास 3 संवैधानिक उपचार हैं। पहला, सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन। इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार है 2 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट ना दे दे और निरोध के पर्याप्त कारण हैं, इसलिए इसको 2 माह से अधिक डिटेन रखा जाएगा, निरुद्ध रखा जाएगा। और ऐसा कब किया जाएगा, ऐसा सलाहकार बोर्ड एक बनेगा और उसकी सलाह पर ही किया जाएगा। यानी 2 महीने से ज्यादा अगर उसको रखना है तो सलाहकार बोर्ड की जो एक रिपोर्ट आएगी सलाह से ही किया जाएगा। और उसमें कौन कौन होगा, ये जो सलाहकार बोर्ड है इसका निर्माण हाई कोर्ट की सलाह पर होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है और इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं। जो इसका अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का कार्य जो जस्टिस हैं इस समय उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं वो होंगे, और 2 अन्य सदस्य होंगे जो उच्च न्यायालय के या तो जो कार्य कर रहे हैं इस समय या जो रिटायर न्यायाधीश है वो होंगे। और यदि रिपोर्ट में ये आता है बोर्ड की कि ज्यादा निरोध करने का कोई उचित कारण नहीं है, तो उसका जो निरोध होगा, जो अरेस्टिंग है उस व्यक्ति की, जो निवारक निरोध विधि के निरोध माने किसी व्यक्ति को डिटेन रखना, बंदी बनाकर रखना। तो जो सरकार होगी जिसने निरोध का आदेश दिया है वो उस आदेश को रद्द कर देगी। अब क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के बाद 2 चीज आती हैं कि ये 2 प्रकार का हो गया, 2 महीने से तक का या 2 महीने से ज्यादा का।
तो 2 महीने से ज़्यादा का बता दिया आपको कि अगर सलाहकार बोर्ड कहता है तो ऐसा हो सकता है, वरना उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा। और इसमें जो उपधारा 4 है वो ये है कि संसद सलाहकार बोर्ड का द्वारा पालन क्या क्या प्रक्रिया पालन करेगा उसको निर्धारित करेगी। अब इस प्रकार ये हमारा एक कंप्लीट हुआ कि किसी व्यक्ति को जो सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन, यानी 2 महीने से ज़्यादा रखेंगे तो पहले पुनर्विलोकन होगा सलाहकार बोर्ड के द्वारा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। इसमें भी किसी भी व्यक्ति को जिस अफसर ने अधिकारी ने गिरफ्तार किया है वो शीघ्र ही शीघ्र उसे गिरफ्तारी के आधार बताएगा। कारण स्पष्ट होने चाहिए, समझ में आने वाले होने चाहिए। एक केस है, इस पे इम्पोर्टेंट केस है नैनपाल प्रतापमल बनाम भारत संघ। इसमें उसको जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टिंग बताए, जो उसकी गिरफ्तारी के आधार बताए, वो इंग्लिश में बताए। वो इंग्लिश नहीं जानता था। तो क्या हुआ, इन तथ्यों पर हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद 22(5) की शर्तों का पूरा पालन नहीं किया गया। भाई शर्त ये है कि जो आप गिरफ्तारी के आधार बता रहे हैं वो युक्ति युक्त होने चाहिए, बोधगम्य यानी उसकी समझ में आने चाहिए। और क्या था, तो अब उसको इंग्लिश में बताया गया तो उसकी समझ में नहीं आया, तो ये जो निरोध था ये अवैध माना गया। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो आदेश हो वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका अंश कोई छुपाया नहीं गया, स्पष्ट बताया गया, बाद में नहीं जोड़ा जाएगा, आधार बाद में नहीं जोड़ा जाएगा, जो कुछ है उसी समय। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि निरोध के आधार, उद्देश्य, ये सब स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। इनमें एक संबंध होना चाहिए, युक्ति युक्त संबंध होना चाहिए। उसमें कारण में यदि जो वो अस्पष्टता है, असंगतता है, सही से नहीं समझाया गया है, तो वो गिरफ्तारी अवैध होगी। थर्ड पॉइंट है अभ्यावेदन करने का अधिकार। अभ्यावेदन करने का अधिकार यह है कि जो अरेस्ट हुआ ना व्यक्ति, उसको जो उसके प्रलेख हैं, सामग्रियां हैं, जो उसके डिटेंशन से, जो उसकी गिरफ्तारी से संबंधित हैं, वो आधार के ही आवश्यक भाग होते हैं। जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उसे क्यों अरेस्ट किया है, ये सब चीजें साथ की साथ बतानी हैं। जो प्रलेख और सामग्रियां हैं उस व्यक्ति को दी जाती हैं। यदि उसको नहीं दी जाती हैं तो क्या होगा, फिर वो अपना अभ्यावेदन कैसे पेश करेगा, कैसे अपने आप को बताएगा, किस तरह से अपने आप को प्रूव करेगा? भाई जब उसके पास सारे चीज तो हों, जब तो वो अपने आप को प्रूव करेगा कि भाई मैं गलत हूं, मैं ठीक हूं, या मुझ पर ये जो आधार से मुझे गिरफ्तार किया गया ये क्यों किया गया। तो अगर इस टाइप से नहीं दिए गए हैं प्रलेख सामग्रियां तो ये गैर कानूनी हो जाता है। जो डिटेंशन है, जो निरोध है, वो गैर कानूनी हो जाता है। एक केस है इसमें MH हॉस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा कि जो सिद्ध दोष व्यक्ति है उसका अपील करने का अधिकार उसका मूल अधिकार है, और उसे निर्णय की जो जजमेंट की कॉपी, प्रतिलिपि कॉपी, निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी है। और बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि यदि किसी व्यक्ति की जमानत नामंजूर कर रहे हैं तो उसका एक युक्तियुक्त कारण होना चाहिए। किसी भी अभियुक्त को जमानत देने से इनकार तभी करें जबकि वो समाज के लिए खतरा हो। इसी तरह से हमने पहले एक केस और बताया था, हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है ये स्पीडी ट्रायल पे, यानी शीघ्रतर परीक्षण, यानी जल्दी से जल्दी किसी व्यक्ति का ट्रायल किया जाए। ट्रायल ऐसा ना हो कि जो लंबा चल रहा है, इतना लंबा चल रहा है कि उसमें उसको न्याय मिलने की कोई संभावना ही नहीं है, 10 साल 50 साल, ऐसे नहीं। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और निशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार है। कोई भी प्रक्रिया जो युक्तियुक्त हो, शीघ्रतर परीक्षण यानी न्याय जल्दी से जल्दी मिले। अगर कोई भी प्रक्रिया जो युक्तियुक्त शीघ्रतर परीक्षण को नहीं दे रही है, का प्रावधान नहीं कर रही है, तो उसे युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। तो इस तरह आपने देखा कि विधि और प्रक्रिया दोनों ही उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए। प्रक्रिया उचित है
या नहीं है, यह जानने के लिए जो हमारे सिद्धांत दिए हुए हैं, जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, जो प्रक्रिया बताई गई है, जो नेचुरल जस्टिस पर हो, उसके जो सिद्धांत हैं वो निहित होने चाहिए। अगर उसमें आती है प्रक्रिया हमारी तो सही है, अदरवाइज असंवैधानिक होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया का अतिक्रमण होगा। इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है जो निवारक निरोध से संबंधित है। इसमें निवारक निरोध विधि क्या है, निवारक निरोध और दांडिक निरोध में अंतर बताया गया, निवारक निरोध से जो उपचार हैं वो बताए गए। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जो हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म को अबाध रूप से मानने से संबंधित होगा, यानी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।